नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच आज रविवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली जाने का कार्यक्रम अभी टला नहीं है, हम इससे पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को घुटने के बल लाने के लिए हमने रणनीति तय की है। हम जिन सीमाओं पर बैठे हुए हैं वहां संख्या बढ़ाएंगे, दूसरे बॉर्डर पर भी किसानों को लाने का प्रयास करेंगे। जगजीत सिंह ने बताया कि हमने तय किया है कि 6 मार्च को पूरे देश से हमारे लोग रेल, बस और हवाई मार्ग से दिल्ली आएंगे। हमारा 10 मार्च को 12 से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन होगा। हम लोग अपील करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने बड़े बिजनेस वालों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान के किसानों का कितना कर्ज माफ किया, मजदूरों का कितना कर्ज माफ किया। इसलिए देश में नफरत फैल रही है। बीजेपी ने एक तरफ नोटबंदी तो दूसरी तरफ जीएसटी लागू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले, उन सबका काम बंद हो गया। जहां भी देखो बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली बन गई है। एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्योगपति को पकड़ा दिए। आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है। राहुल गांधी ने आगे अग्निवीर योजना को लेकर भी केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सेना में अग्निवीर लागू कर दिया। अग्निवीर में इस देश में 2 तरह के शहीद होंगे। एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, आदर मिलेगा, और दूसरे को इसमें कुछ नहीं मिलेगा और न ही सही ट्रेनिंग मिलेगी। हमारे युवाओं को नरेंद्र मोदी केवल 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के सामने खड़ा करना चाहते हैं। इन देशों में सालों की ट्रेनिंग मिलती है। जनविश्वास रैली में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब पीएम मोदी बीजेपी की गारंटी नहीं बोलते, अपनी सरकार की गारंटी नहीं बोलते, अब वो बोलते हैं मोदी की गारंटी, लेकिन उनकी सभी गारंटी फेल हुई है। यानी मोदी जी झूठों के सरदार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि आज इंडिया मोदी का मुकाबला कर रही है। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे सुख समृद्धि नहीं होगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। अगर इसे बचाना है तो बीजेपी और मोदी को हटाना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी, इनकम टैक्स विजिलेंस का नाम लेकर डराने का काम कर रही है। मोदी डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम डरने और झुकने वाले नहीं हैं। आज लालू के ऊपर इतने केस हैं, जब वो छूटते हैं फिर एक एक करके कई केस लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो कभी सरकार के सामने झुके नहीं। इसके साथ ही खड़गे ने नीतीश कुमार को भी घेरते हुए कहा कि वे तेजस्वी के मामू की चाय पीने के लिए गए हैं। कल वो चाय पी के वापस आएंगे तो फिर उन्हें वापस नहीं लेना है। जनविश्वास रैली के दौरान आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। हमने भी अपनी 7 बेटी, 2 बेटा और पति और पत्नी का खाता खुलवाया। सोचा कि करोड़ों मिल जाएगा, लेकिन ठेंगा दिखा दिया। लालू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को गिरा देने की हुंकार भरते हुए आगे कहा कि गठबंधन के सभी साथी मिलकर गोलबंद होकर इनको यहाँ से विदा करेंगे। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार है ना? अंत में लालू यादव ने गांधी मैदान में जुटी भीड़ को कहा कि चुनाव की तैयारी कीजिए, हम आपके बीच खुद आएंगे। पटना के गांधी मैदान में जनविश्वास रैली में उपस्थित भीड़ को तेजस्वी यादव ने रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक बताया है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने चाचा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए उन पर भी तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे चाचा को बार बार क्यों बोलना पड़ता है कि अब कहीं नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि अरे चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम, लेकिन एक बात कहेंगे, जेडीयू 2024 में खत्म हो जाएगी। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि मोदी जी कह रहे थे कि मोदी की मजबूत गारंटी है। मोदी जी, हमारे चाचा की गारंटी लेकर दिखाओ। उन्होंने कहा कि कोई हमारे चाचा की गारंटी ले सकता है क्या? तेजस्वी यादव ने आगे आरजेडी का मतलब बताते हुए कहा कि आरजेडी का मतलब राइट्स, जॉब्स और डेवलपमेंट है।
आरजेडी सिर्फ माई यानी मुसलमान और यादव की ही नहीं बल्कि माई बाप यानी मुसलमान, यादव, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीबों की पार्टी है। हाल ही में एनडीए सरकार में शामिल हुए आरजेडी के विधायकों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ विधायक इधर से उधर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे, जनता जवाब देगी। हमारे पिता ना कभी डरे ना कभी झुके, जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा क्या डरेगा। आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ये विचारधारा की लड़ाई है। आरजेडी नेता ने बीजेपी को वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी कहा। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाता है तो धुल जाता है, लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गई है, जिसमें राजनीति का सभी कचरा जा रहा है, सभी पार्टी का कूड़ा बीजेपी में चला जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में हो रही जनविश्वास महारैली में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी और बिहार मिलकर 80 और 40, 120 हराओ, भाजपा हटाओ। उन्होंने कहा कि किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है। 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए। हमें उम्मीद है कि यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की राह पर चलेगा। चांदनी चौक लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। बता दें कि बीजेपी ने यहां से उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को मौका दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 30 साल से भी ज्यादा के राजनीतिक करियर में मैंने सभी 5 विधानसभा, 2 लोकसभा चुनाव लड़े और वो सभी बड़े अंतर से जीते और पार्टी, संगठन, राज्य, केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम भी किया। अब मैं अपनी जड़ों की ओर वापस जाने की अनुमति चाहता हूँ। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं तंबाकू और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ और सरल और टिकाऊ जीवन शैली सिखाने के लिए अपना काम जारी रखूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने असम की जिन 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, उस लिस्ट में कुछ कमियां होने की वजह से असम के लिए दोबारा नई लिस्ट जारी की गई है। दरअसल पहली लिस्ट में बीजेपी ने असम की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन उसमें पार्टी ने सीटों के पुराने नाम ही लिखे थे, जबकि असम में हाल ही में हुए चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लोकसभा की कई सीटों के नाम बदल दिए गए हैं। इसलिए एक दिन बाद इसमें सुधार कर आज रविवार को बीजेपी ने असम के लिए उम्मीदवारों की एक संशोधित लिस्ट जारी की है। नई लिस्ट एक्स पर शेयर करते हुए लिखा गया है कि असम राज्य के उम्मीदवारों की लिस्ट में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और नाम को सही किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद एक ही है, मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त को खत्म करना। ओवैसी ने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बल्कि उत्तराखंड की सरकार मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करने की कोशिश कर रही है। आज रविवार को एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता मुस्लिम महिलाओं से अपनेपन की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई बीजेपी नेता जाकर बिल्किस बानो से माफी मांगेगा। AIMIM चीफ ने आगे कहा कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए अपने रिवाज हम पर थोपना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए असली मकसद भारत के मुसलमानों को टारगेट करना है। एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मुसलमानों का हक मार रहे हैं। देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम अलग अलग हैं। इसे सब लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इस बीच सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पवन सिंह को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद यहां से वर्तमान TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपना बच्चा है, परिवार का है, उसके मामले में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ये उनकी पार्टी का मामला है। वहीं TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि खेला शुरू होने से पहले ही खेला होबे हो गया। इसके अलावा TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पवन सिंह के पोस्ट पर कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत। भारतीय नौसेना का एक नाविक 27 फरवरी से लापता है। नौसेना ने उन्हें तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है।
भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने जानकारी देते हुए बताया कि साहिल वर्मा 27 फरवरी से लापता हैं और उनकी जांच के लिए उच्च स्तरीय बोर्ड बनाया और बोर्ड को इस मामले की जांच के लिए कहा गया है। भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि साहिल वर्मा सीमेंटू 27 फरवरी से लापता हैं। वो भारतीय नेवी की शिप पर तैनात थे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया है। उत्तर प्रदेश में 50,000 नौकरी के लिए 50 लाख नौजवान अप्लाई करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक बेरोजगारी भारत में है और उसमें सबसे अधिक बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों के बीच है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहेंगे कि आपने लोगों को रोजगार नहीं दिया बल्कि बेरोजगार बना दिया। ओवैसी ने आगे कहा कि गजा के गरीब फिलिस्तीनी इजराइल में जाकर काम करते थे, लेकिन अब इजराइल उन्हें वहां काम करने नहीं दे रहा। तो अब इजराइल नरेंद्र मोदी से कह रहा है कि हमको भारत से नौजवान दिलाओ। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि मोदी जी, ये कौन सा विकसित भारत है कि इजराइल में नौकरी करने के लिए जहां पर जंग चल रही है, भारत का नौजवान अपनी जान हथेली पर रखकर जा रहा है। हजारों नौजवान इजरायली कंपनी में काम करने के लिए लाइनों में खड़े हैं। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेशनल असेंबली में हुए मतदान में उन्हें 201 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित उम्मीदवार उमर अयूब को 92 वोट मिले। दरअसल पाकिस्तान में हाल ही में हुए चुनाव में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 90 से अधिक सीटें जीती थीं। वहीं PMLN को 75 सीटें मिलीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में 54 सीटें गई थीं। इसके बाद PPP और PMLN ने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने का फैसला किया था। शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने के बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राष्ट्रपति सहित कुछ संवैधानिक पदों का आश्वासन दिया गया है। वहीं अब 9 मार्च को पाकिस्तान में राष्ट्रपति का चयन होगा। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN समेत 6 दलों के गठबंधन की ओर से आसिफ अली जरदारी प्रत्याशी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।